हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। कौन सा? न्यूक्लियस। और इस चैप्टर का यूं कह लो आखिरी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि देखो, जो न्यूक्लियस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी सेल का। आखिर ऐसा क्यों? देखो, जो न्यूक्लियस होता है बच्चा जी, इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। और अगर किसी सेल के पास ब्रेन ही नहीं होगा तो वो सेल अच्छे से काम कैसे करेगी? अब आप कहोगे सर क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, या प्रिमिटिव होता है, तो वो कैसे काम करती है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दो, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है बेटा जी, न्यूक्लियस को सबसे पहली बार न्यूक्लियस, जैसे मान लो कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा था? एक साइंटिस्ट हुए हमारे पास। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस को देखा सबसे पहली बार सेल के अंदर, ठीक है। कब देखा इन्होंने? 1831 के अंदर देखा न्यूक्लियस को। ओके, अब इन्होंने देख लिया कि न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं कहानी के अंदर। कौन से? फ्लेमिंग। कौन? फ्लेमिंग। तो बेटा जी, ये जो साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया, इस न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी स्टेनिंग कर दी। क्या कर दी बेटा जी? स्टेनिंग कर दी। स्टेन कर दिया, सिंपली स्टेनिंग कर दी, मतलब कुछ डाई डाल दी, कलर डाल दिया, जिससे दिख सक जाए कि उस न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो इन्होंने जब देखा, जब उनके मटेरियल को स्टेन किया, तो उन्होंने देखा क्या कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा जी? क्रोमैटिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन किसने देखा? फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं, तो एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस को देखा था, ठीक है, 1831 में। उसके बाद फ्लेमिंग ने जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल था उसको बेसिक डाई के साथ स्टेन किया, और जिसको क्या नाम दिया उन्होंने? क्रोमैटिन नाम दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, साथ में क्या हुआ बाद में हमारे पास, जब जो न्यूक्लियस है वो इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक है। अब किस न्यूक्लियस की बात हो रही है? इंटरफेज। अब आप कहोगे सर जी, ये इंटरफेज न्यूक्लियस का क्या मतलब है? तो बेटा जी, इंटरफेज न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि जब जो सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब सिंपली समझो, इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या कि जब सेल डिवाइड ही नहीं कर रही, सेल डिवाइड नहीं करेगी तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा? तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती उस टाइम पर, जब सिंपली ये सेल है, मेरे पास एक सेल है, दिख रही है सेल, तो ये सेल है, जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रही उस टाइम उसके पास जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या होता है वो देखते हैं। तो जब इंटरफेज न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, आइए वो देखते हैं। तो इंटरफेज न्यूक्लियस के पास आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? एक हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट प्रोटीन फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रोटीन फाइबर्स। इन प्रोटीन फाइबर्स को क्या बोला बेटा जी? क्रोमैटिन बोला। क्या बोला? क्रोमैटिन बोला। क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, ओके। और क्या देखने को मिलेगा हमारे पास? हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, या आप इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन देखने को मिल रहा है, जो क्या एक तरह के प्रोटीन फाइबर्स हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक और नाम से जान रहे हैं, किससे? हम ये क्या लिखा है मैंने रे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या लिखा है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो ये देखने को मिल रहा है। तो इंटरफेस का मतलब सिंपली समझो क्या कि जब जो न्यूक्लियस है सेल का वो डिवाइड नहीं कर रहा होता उस टाइम उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप तो ध्यान रखना थोड़ा सा
कि जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, ओके। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता, मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, उस टाइम इसके पास यही चीज़ होती है। और साथ में क्या होता है, साथ में उसके पास एक या मोर देन वन क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलाई, और सिंगुलर के लिए न्यूक्लियोलस वर्ड यूज करते हैं। तो क्या क्या देखने को मिल रहा हमें, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं कर रही तो न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको बेसिकली देखने को मिलती है आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया, जल्दी से करो, कर लिया, ओके। अब क्या हुआ, ये चीजें तो हमने देख ली कि न्यूक्लियस के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिली। अब जो न्यूक्लियस था, जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमने इस न्यूक्लियस को देखा, तो क्या देखा कि जो ये बेटा जी न्यूक्लियस है, लाइट तो नहीं पड़ रही, कहाँ पे पड़ रहा है सर्कल, इधर बना के दिखा देता हूँ। तो जब न्यूक्लियस देखा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा, एक उसके बाहर एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवलप, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। देखो जो न्यूक्लियर एनवलप है, तो न्यूक्लियर एनवलप दो मेम्ब्रेन से बना, एक मेम्ब्रेन मान लो ये, एक मेम्ब्रेन ये, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियर एनवलप। अब ये देखो जो डबल मेम्ब्रेनस है, इनके बीच का जो स्पेस है, ये दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप, ये पूरा पूरा न्यूक्लियर एनवलप मान लो, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच के स्पेस को ने क्या बोला, बीच के स्पेस को क्या बोला, न्यूक्लियर, या ऐसा बोल लो, कहां पे लिखे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। कि न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस है उसको, मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोला, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जल्दी से नोट कीजिए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। तो ये बात किसने की, हमारे पास सब कुछ देखो डिस्कवरी तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। उसके बाद आगे स्टडी होती गई। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट, जल्दी से कर लिया, ओके। अब जो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये कितना होता है, एग्जाम में आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो इसका जो होता है 10 से 50 नैनोमीटर, ठीक है। कितना स्पेस हो सकता है, 10 से 50 नैनोमीटर तक का स्पेस यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, कहीं पे डाउट हो, ओके। आगे चलें, रब कर देते हैं भैया जी। तो पेरी न्यूक्लियर को रब कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिला आपको न्यूक्लियस के अंदर, इंटरफेस न्यूक्लियस समझ गए। इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब कि जब जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, तब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने देखा कि न्यूक्लियर एनवलप कैसा, एक डबल मेम्ब्रेन, उनके बीच के स्पेस को क्या बोल रहे हैं, अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और वो कितना हो सकता है, 10 से 50 नैनोमीटर हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई, ओके। अब देखो, अगर मैं एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊं, आपके सामने मैं एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये न्यूक्लियर एनवलप बना रहा हूं मैं, ठीक है। बाहर क्या बना रहा हूं, न्यूक्लियर एनवलप। अब आप ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या क्या है। तो देखो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये तो हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सिंपली न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ एक दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोलस। एक सिंगुलर के लिए न्यूक्लियोलस वर्ड यूज किया, अगर एक से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवलप हो गया, ठीक है। और इसी में क्रोमेटिन वगैरह प्रेजेंट होगा हमारे पास, क्या प्रेजेंट होगा,
क्रोमेटिन, ठीक है। अब क्रोमेटिन आगे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो ये चीज़ हमारे पास बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से देखो, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं कहीं पर। न्यूक्लियर पोर्स मतलब जैसे एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। अब वो होते क्यों हैं, ताकि इस न्यूक्लियस के, ये मान लो पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकता है। इस वजह से इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर। और दूसरी बात, जो ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस के कंटेंट को, साइटोप्लाज्म के कंटेंट को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, कर लिया बात। अब देखो, जो न्यूक्लियोलस है, ये कहीं पर इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। ये न्यूक्लियोलस जो है, ये बिना मेम्ब्रेन के होता है, तो ये कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। और साथ में इसके साथ इधर भी क्या होता है, हमारे पास क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप याद रखना इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो मेन हमने क्या देखा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सबसे मेन बस क्या ध्यान आया, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस इज द, यही एक वो है, इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बस यहां से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं, कि एक्चुअल में राइबोसोमल जो आरएनए सिंथेसिस है वो होती कहां पर है, तो कहां होती है बेटा जी, न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहां पर। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इस पॉइंट को। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ओके। तो ये तो हमने बात करी कि जब न्यूक्लियस कैसा हो, इंटरफेज में हो, मतलब जब सेल, जो न्यूक्लियस ऑफ सेल जब डिवाइड नहीं कर रही होती तब की बात की। अब जब जो सेल है वो डिवाइड कर रही होती तब क्या होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्यों, क्योंकि यार फ़ोन में स्पेस कम है ना, इस वजह से मैं पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ रही है, नहीं तो एक उसमें ही लेंथ में बना देता, बट फ़ोन में स्पेस है, फिर वो एडिटिंग वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से मेरे को छोटे छोटे लेक्चर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए भी फ़ायदा है, छोटे लेक्चर आप देखोगे जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इसको एक बार ज़रूर बुक से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ इसको देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।